आज के लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती सेतु। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रत्यावर्ती सेतु के संतुलन की शर्त होती है Z1/Z2 इज इक्वल टू Z3/Z4, जहाँ पर Z प्रतिबाधाएं हैं समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में, जैसा कि व्हीटस्टोन सेतु में हमने 12th में पढ़ा था। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कि अज्ञात प्रेरकत्व L ज्ञात करने के लिए प्रत्यावर्ती सेतु। जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है वो दो सेतु हैं। पहला है फर्स्ट मैक्सवेल का प्रेरकत्व सेतु, या इसे केवल मैक्सवेल का सेतु भी बोल देते हैं। इसमें अज्ञात प्रेरकत्व कैपिटल एल का मान ज्ञात प्रेरकत्व के रूप में निकालते हैं। इसका परिपथ चित्रानुसार होता है। इसमें समांतर चतुर्भुज की चार भुजाएं लेंगे। पहले भुजा पहली भुजा में हमने यहाँ पर एक ज्ञात प्रेरकत्व L1 ले लिया, जिसका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं, और इसके साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध है R1। Z2 की जगह हमने एक दूसरा प्रतिरोध ले लिया, जिसके मान को हम परिवर्तित कर सकते हैं, यह है R2। जो एरो है ये बताता है कि इसका मान परिवर्तित किया जा सकता है। Z3 में हमने वो प्रेरकत्व ले लिया जिसका मान हमें ज्ञात करना है, और उसके साथ श्रेणी क्रम में हमने एक प्रतिरोध ले लिया, L का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ये हो गया R3 और R4। R3 और R4 की वैल्यू नोन होती है। इस पर हमने एक AC सोर्स लगा दिया, एक विकर्ण के अलोंग E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा जहाँ इसकी कोणीय आवृत्ति है, और दूसरे डायगोनल पर हमने एक हेडफोन या डिटेक्टर लगा दिया। यहाँ R1, R3,
कॉमा R4 के मान नियत हैं तथा L1 व R2 के मान ज्ञात व परिवर्तित किए जा सकते। अब चित्र के अनुसार Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यू लिखेंगे। चित्रानुसार Z1 में एक इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इनकी नेट प्रतिबाधा R1 प्लस JXL होगी और इसको हम लिख सकते हैं Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस J ओमेगा L1। चित्र से ही Z2 की वैल्यू है R2 और Z3 की वैल्यू जैसे हमने Z1 लिखा था R3 प्लस J ओमेगा L और Z4 हो गया R4। अतः संतुलन की अवस्था में Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू Z3 ओवर Z4। तो ये मान यहाँ रख देंगे। Z1 की वैल्यू है R1 प्लस J ओमेगा L1 डिवाइडेड बाई Z2 की वैल्यू R2 इज इक्वल टू Z3 की वैल्यू R3 प्लस J ओमेगा L और Z4 की जगह R4। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से वास्तविक मान बराबर करने पर, तो दोनों तरफ के वास्तविक मान अगर हम बराबर रखेंगे तो हमें शर्त मिल जाएगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। यहाँ पर R2 का मान बदलकर यह शर्त पूरी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें R2 वेरिएबल है, R1, R3, R4 ये तीनों वेरिएबल नहीं है। समीकरण 1 से काल्पनिक मान बराबर करने पर, काल्पनिक मान बराबर करेंगे तो L1 ओवर R2 इज इक्वल टू L ओवर R4।
और इससे L की वैल्यू आ गई L1 R4/R2। तो पहले हमने R2 का मान बदलकर संतुलन प्राप्त करने की कोशिश करी और उसके बाद फिर L1 का मान बदलकर पूरी तरीके से संतुलन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध L का मान अज्ञात प्रेरकत्व L का मान ज्ञात प्रेरकत्व L1 की टर्म में ज्ञात किया जा सकता है। अब इस सर्किट का एक ड्रॉबैक है, इसका अवगुण या ड्रॉबैक दोनों शर्तों यानी डीसी व एसी, मतलब काल्पनिक भाग और ये वास्तविक भाग का एक साथ पूरा होना असंभव है, क्योंकि L1 का मान बदलने पर पहली भुजा का कुल प्रतिरोध R1 भी बदलेगा और इस कारण पूर्ण संतुलन प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरा हम देखते हैं मैक्सवेल एलसी सेतु। मैक्सवेल का प्रेरकत्व व धारिता, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सेतु। इसमें अज्ञात प्रेरकत्व का मान ज्ञात धारिता C के रूप में करते हैं। इसका परिपथ चित्रानुसार होता है।
इसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह 4 भुजाएं। पहली भुजा में R1, तो देखिए चित्रानुसार पहली भुजा में R1 और इसके समांतर क्रम में एक कैपेसिटर C1 कनेक्ट होता है। C1 इस प्रकार से होता है कि इसका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं और वो वैल्यू हमें ज्ञात होती है। दूसरी भुजा में R2 जो वैल्यू हमें ज्ञात होती है। तीसरी भुजा में R3 ये भी हमें ज्ञात होती है। चौथी भुजा में एक रेजिस्टेंस R4 जिसका मान परिवर्तित किया जा सकता है और अज्ञात प्रेरकत्व L जिसका मान हमें ज्ञात करना। डायगोनल B और D के बीच में एक डिटेक्टर और डायगोनल P और Q के बीच में एक AC सोर्स जिसका EMF कैपिटल E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ओमेगा उसकी कोणीय आवृत्ति है। अब इस चित्र के अनुसार पहले हम देखते हैं Z1 कितना होगा। यहाँ पर आर्म PB में C1 और R1 एक दूसरे के पैरेलल है, तो R1 की तो प्रतिबाधा R1 ही होगी और C1 की जो प्रतिबाधा होगी यानी कि इम्पीडेंस होगी वो होगी XC1, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/Z1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/XC1। वन ओवर R1 प्लस 1/- J ओमेगा C1, और इसमें हमने J से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये एक मिनट, XC1 जो होगा -J इंटू 1/ओमेगा C1। ये वैल्यू आ जाएगी 1/Z1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस हमने J से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो J ओमेगा C1 नीचे हो गया -J स्क्वायर। J स्क्वायर की वैल्यू -1
और माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। और एक्स सी 90 डिग्री बिहाइंड होती है आर से। तो ये वैल्यू हो गई 1/Z1 की 1/R1 प्लस j/ओमेगा C1 तथा Z2 इज इक्वल टू R2, Z3 इज इक्वल टू R3 व Z4 इज इक्वल टू R4 प्लस j/L। अतः संतुलन की शर्त Z1/Z2 इज इक्वल टू Z3/Z4 से, इसको हम उल्टा कर दें अगर, Z2/Z1 इज इक्वल टू Z4/Z3। और अब Z1, Z2, Z3 और Z4 की वैल्यू रख देंगे। तो Z2 की तो वैल्यू है R2 और 1/Z1 की वैल्यू है 1/R1 प्लस j/ओमेगा C1 इज इक्वल टू Z4 की वैल्यू है R4 प्लस j/L ओवर R3 या R2/R1 प्लस j/C1 R2 इज इक्वल टू R4/R3 प्लस j/L ओवर R। वास्तविक मान बराबर करने पर R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3, या हम कह सकते हैं इसको रिवर्स कर दिया, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। काल्पनिक मान बराबर करने पर C1R2 इज इक्वल टू L/R3। तो इससे अज्ञात प्रेरक, तो L इज इक्वल टू C1R2R। तो C1 का मान ज्ञात होने पर L का मान
प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से अज्ञात प्रेरक का मान धारिता C1 के टर्म में आ गया। ये तो थे मैक्सवेल के दोनों ब्रिज जिनसे हम अज्ञात प्रेरक ज्ञात कर सकते थे।